वेलकम टू द होटेलियर टॉक्स। यहाँ पर बातें होती हैं बिजनेस, रियल फैक्ट, रियल एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मेरे ये मित्र भी हैं, अजीज भी हैं, मिस्टर भूपेंद्र कुमार जी, जो कि एक हेड शेफ हैं, प्रेजेंट टाइम में कनाडा में वर्किंग है। तो भूपेंद्र जी नमस्कार आपको, और कैसे हैं? बस सर बढ़िया, आप बताएं। बस सब बढ़िया। तो आज हमें आपसे मिलने का बहुत टाइम बाद ऐसा समय आया है जो यहाँ पे हम लोग मिल पाए हैं दोबारा काफी समय बाद। तो दोस्तों ये हम लोग लमसम 2011 में हम लोग साथ में काम करते थे। उस टाइम पे ये मोती महल डीलक्स में एज ए किचन हेड वर्क करते थे, ये हेड शेफ के तरीके से। और उस टाइम पे मैंने अपनी होटल इंडस्ट्री की शुरुआत की थी वहाँ से, तब हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन ज़्यादा समय हम इनके साथ नहीं रह पाए, लमसम 4 से 5 साल ही हम लोगों का साथ रहा। उसके बाद इनका जो प्रमोशन हुआ वो आउट ऑफ कंट्री हो गया, तो ये वहां पहुंच गए। फिर काफी दिनों बाद आज हमारी मुलाकात हुई है। तो आज भूपेंद्र शेफ से हम लोग बात करेंगे, तो ये बताएंगे अपना कि इनकी जो शेफ की जर्नी रही है वो किस तरीके से रही है इनकी। तो चलिए हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो शेफ सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, हम किचन से ही ले लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। तो किचन, जैसे कि आपने यूपी में भी, इंडिया में भी काम किया हुआ है, तो इंडिया में और कनाडा में क्या फर्क मिला आपको किचन में वर्किंग में? किचन वर्किंग का एक मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट ही होता है। मैनेजमेंट क्या, अगर किचन में अगर करेंगे हम लोग जो भी बात, तो किचन में मैक्सिमम चीज़ें एग्जैक्ट जगह पर, एग्जैक्ट चीज़ पर, और हाइजीनिक। जी। इंडिया में हम लोग हाइजीनिक को भूल जाते हैं जी सम टाइम पे, और बाकी हाइजीनिक के मामले में कनाडा बहुत बेस्ट है। जैसे कि हम लोग किचन में जैसे कोई डिश लगाते हैं, चाइनीज की लगाएं या तंदूर की लगाएं या नॉर्थ इंडियन की लगाएं, तो उसमें प्लेटर की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है कनाडा में और इंडिया में किस तरीके से होती है, वो सबने देखी हुई है। तो क्या फ़र्क है इसमें? मोस्टली रेस्टोरेंट और होटल में काफ़ी फर्क होता है। होटल में प्रेजेंटेशन अलग होती है और रेस्टोरेंट लाइन की अलग। जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होते हैं उनका थोड़ा सा अलग है, और जो नॉर्मल रेस्टोरेंट है उनका थोड़ा अलग। क्योंकि अगर वो यही एक कॉफ़ी अगर हम लेते हैं किसी में, तो अलग से, आपको भी पता है, अलग से सब कुछ मिल्क और वाटर, शुगर सेपरेट जाएगा। और यही किसी रेस्टोरेंट में हम पीते हैं, अंदर से आपको किचन से बन के आएगी, शुगर सेपरेट मिल जाएगी आपको। तो जैसे कि शेफ ये बताइए मेरे को आप, जैसे कि इंडिया में जैसे हम कोई पनीर टिक्का लेते हैं, है ना, और यही चीज़ हम कनाडा में लेते हैं पनीर टिक्का, और यही चीज़ हम दुबई में लेते हैं पनीर टिक्का। आई थिंक मेनू में मिल जाता होगा पनीर टिक्का सब जगह, है ना? मेनू में सब सेम होता है। अच्छा, सब सेम होता है। तो मतलब जैसे हम किचन से इसको प्रिपेयर करते हैं, है ना, तो किचन से जो गार्निशिंग उसकी होती है, तो क्या कुछ अलग तरीके से होती है इंडिया में, कनाडा में, दुबई में? इंडिया और कनाडा में बस स्पाइसेस का फर्क होता है। अच्छा। वहाँ पर लोग कम स्पाइसेस यूज करते हैं। अच्छा। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा। और बाकी प्लेटिंग, जब शेफ इंडियन हैं तो इंडिया की ही प्लेटिंग करेंगे मोस्टली। क्योंकि अगर हम माने उसको, कॉन्टिनेंटल में जाते हैं तो अलग है, और इंडियन की मोस्टली जगह सेम ही होता है। बस सैलेड का हम फर्क दिखा सकते हैं, या फिर थोड़ी सी गार्निशिंग में या तो कार्बन टाइप की कर देते हैं, या फ्लावर है। मतलब गार्निशिंग में मोस्टली वेजिटेबल्स अलग हो जाती हैं, तो तरीका वही होता है, तरीका सेम होता है। अच्छा। अपना जो उस पर जो अपना मसाला लगता है, तंदूरी मसाला, जो हम लोग इंडिया में बनाते हैं, वो ही वर्ल्ड में चलता है। जो यहाँ के जैसे मसाले जैसे हम चलाते हैं, एमडीएच वगैरह, तो एमडीएच वगैरह वो सब मिल जाते हैं वहाँ? अच्छा, सारे मतलब इंडिया के प्रोडक्ट सारे दुबई और कनाडा में अवेलेबल हैं? जहाँ मर्जी आप ले लीजिए। बहुत से लोग यहाँ से अपना पोर्ट करा लेते हैं, अच्छा, एक्सपोर्ट करा लेते हैं, बाकी वहाँ पे भी मिल जाते हैं। क्योंकि ग्रोसरीज जो है वो इंडियन ग्रोसरी ही वहाँ पे पहुँचती है, वही पहुँचती है। जो कनेडियन लोग हैं वो कनेडिया के ही स्टोर में जाएंगे, कोई भी कनेडियन स्टोर होगा उसमें। इंडियन में मोस्टली लोग आजकल अपना इंडिया का ही फूड लाइक करते हैं। वहाँ के लोग भी, वहाँ के लोग और अरेबियन लोग भी, वो भी मतलब इंडियन फूड ही बस स्पाइसेस का फर्क हो जाता है, वो लाइक करते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई किचन की बात। किचन की हाइजीन को लेके कितना फर्क है इंडिया, दुबई और कनाडा में? कनाडा और दुबई में काफ़ी फर्क है। दुबई हाई क्वालिटी पे हाइजीन, वहाँ पर है कि हर वीक आपके पास इंस्पेक्टर आएगा म्यूनसिपालिटी का, एवरी वीक। अच्छा। दुबई के अंदर, जो दुबई में बहुत ज़्यादा, आप किचन में एंटर करेंगे या रेस्टोरेंट में एंटर करेंगे, हर जगह पे आपको हैंड वॉश की ज़रूरत पड़ेगी। एंटर करने से पहले आपको हेयर नेट लगाना है। कनाडा में है, जो कनाडियन जो रेस्टोरेंट हैं उनमें है मोस्टली ज़्यादा। इंडियन रेस्टोरेंट में वहाँ पे भी है,
लेकिन दुबई के मामले में इतना नहीं है, इतना नहीं, उसमें ये कह सकते हैं 80 और 100 का। तो इसका हम ये भी मान सकते हैं मतलब कि हमारा जो कनेडियन कैंडिडेट है वो पंजाब से पूरा टच है, तो मतलब हमारे इंडिया वाले वहाँ पहुंच चुके हैं, इसलिए मतलब वहाँ पे हाइजीन का कम ध्यान देते हैं। हाइजीन का और दुबई में मतलब इस चीज का बहुत मतलब अच्छे से, वो उनके लिए सारे ही बराबर है, आप कोई भी हो दुबई के अंदर। कनाडा में सेम है, बट अगर आप पकड़े जाते हैं या कुछ है तो सीधा फाइन है या सील हो जाएगा रेस्टोरेंट। मतलब इंडिया वाला मतलब सिस्टम नहीं है, इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि सर ले लो नहीं हो सकता। तो ये तो हो गई जैसे कि अपने हाइजीन की बात हो गई है ना। बाकी जैसे अगर हम रेस्टोरेंट को देखें, जैसे हम सर्विस, हमारे जो वेटर्स होते हैं इंडिया में और जो वेटर्स हमारे कनाडा में या दुबई में होते हैं, तो वो किस तरीके से वर्क करते हैं, मतलब सेम अपनी उसमें वर्क करते हैं या कुछ उनका डिफरेंट होता है? का डिफरेंट, इंडिया में जो सर्विस है काफी हद तक बहुत अच्छी है। बाकी वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ मोस्टली सर्विस सेल्फ सर्विस होती है। सेल्फ सर्विस, ओके। उससे क्योंकि आपको भी पता है 3 टाइप के लोग रेस्टोरेंट में सर्विस, वैसे 4 टाइप 5 टाइप होते हैं होटल में, लेकिन वहाँ पर सेल्फ सर्विस ज़्यादा है। जैसे मैकडी में वगैरह में हम जाते हैं, ओके, मतलब वो अलग कल्चर, वो लोग अलग अपनाते हैं, अलग कल्चर है। मतलब जैसे हमारे फाइन डाइन में जैसे होता है कि पहले एक मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे आपका एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर सीनियर स्टीवर्ड होता है। इतना नहीं, मतलब ऐसा नहीं है नहीं, इतना नहीं, बस एक मैनेजर आपको दे दिया जाएगा अच्छा रेस्टोरेंट के अंदर, उसमें आप उससे, और एक हेड शेफ होता है, मोस्टली हेड शेफ भी उसको टेक केयर कर। अच्छा, मतलब शेफ भी सर्विस करते हैं वहाँ पे, मतलब कर सकते हैं अगर उनका मन हो तो, मतलब जाके आप गेस्ट को अटेंड करें, कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई बुरा नहीं है इसमें। अच्छा, मतलब फ्रेंडली सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं, और इसमें ओनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? ओनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओनर जो हैं उनको मोस्टली चाहिए होता है कि भाई एक बंदा ही करे तो और बेस्ट है। अच्छा, मैंने ये देखा जैसे कि आपने ये बताया कि ठीक है कि शेफ वहाँ तक चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो इंडिया के जो अपने शेफ हैं उनको क्या लगता है कि वो मतलब टेबल पे जाने से घबराते हैं। हाँ, ये चीज़, और यही चीज इंडिया के ही शेफ बाहर करने लगते हैं, बाहर करने, क्योंकि मोस्टली उनको आगे दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आप ये कर सकते हो। अच्छा, हाँ यस। इंडिया में क्या होता है कि शेफ हाइजीनिक नहीं होते, मेन सी थोड़े कोट्स वगैरह थोड़े डटी वगैरह होते हैं, तो वो लोग थोड़ा शर्माते हैं कि प्रेजेंटेशन जाके हम क्या बोलेंगे, क्योंकि कभी गए नहीं। आप जाओ और गेस्ट के पास जाएगा ना शेफ, तो उसको कंफर्ट और प्राउड फील होता है। तो वो लोग समझते हैं हाँ शेफ आया। अगर एक चोट को मैनेजर भी आके पीछे हट जाता है, लेकिन शेफ जाके अगर कस्टमर को जाके बोलेगा कि तो वो हैप्पी हो जाता है, फिर आपको कोई कंप्लेंट ही नहीं है, कंप्लेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात शेफ ने बताई है कि वाकई में अगर शेफ कभी जाके टेबल अटेंड करता है तो कस्टमर को एक वाव फीलिंग आती है, और वहाँ पे जो कंप्लेन अगर 2% आ भी रही होती है तो वो खत्म हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे ये तो हो गई हमारे रेस्टोरेंट की बात। अब हम किचन में दोबारा एक पॉइंट पे जाते हैं जो कि मुझे अभी याद आया है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है KST की प्रॉब्लम। मतलब जो भी हमारे बर्तन धुलने वाले लोग होते हैं जो काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है कि लड़के भाग जाते हैं, 15 दिन काम किया वो चले जाते हैं। मतलब वहाँ पे इस चीज़ को कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? वहाँ पर एक तो डिशवाशर मशीन लगी होती है। अच्छा, हाँ, डिशवाशिंग के लिए मशीन होती है, और 2 बंदे या 1 बंदा जैसे कैपेसिटी होती है टाइमिंग की, और वहाँ आवर्स का सिस्टम है। जैसे मैं जॉब करूँगा 1 आवर्स 2 आवर्स, तो वैसे ही पे मिलेगी। मतलब आप जितने घंटे काम कर रहे हैं वहाँ पे उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा। ओके, ये होता है। यहाँ पे इंडिया में क्या हम लोग फिक्स कर देते हैं, और यहाँ लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास थोड़ा सा जमा हो गया बस बात खत्म, तो उसमें वो लोग एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। सोच लोगों की यहाँ पे थोड़ा सा अभी मतलब कम है लोगों के लिए। वहाँ पे भी ऐसा है कि चलो 5 डे वर्क करना है और 2 डेज छुट्टी है, तो ये यहाँ पे मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 7 डेज वर्किंग है तो 7 डेज वर्किंग है। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। हम वहाँ के गेस्ट की अब बात करते हैं। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी कैंडिडेट से गलती हो जाती है, कुछ वेटर से या फूड को टेस्ट को लेके अगर कुछ कंप्लेन आ जाती है, तो इंडिया में जो गेस्ट होते हैं वो एकदम हाइपर हो जाते हैं। तो उनको मैनेज कर पाना, मतलब एक अच्छे मैनेजर कोई है तो वो मैनेज कर लेता है, या कोई अच्छा शेफ है तो मैनेज कर लेता है। अब जैसे आप इंडिया के हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं वहाँ पे? उस पे 2 से 3 टाइप के होते हैं। अगर कस्टमर की कंप्लेन क्या है, सबसे पहले उसके टेस्ट के है, स्पाइसेस पे है, या कोई फिर फिजिकल चीज़ से है, कोई भी बाल वगैरह ये सब आता है। हाँ। तो हाई पावर होने का, जो समझदार कस्टमर होते हैं वो हाई पावर नहीं होंगे। सबसे पहले या तो कहेंगे अपने मैनेजर को बुला दीजिए, या फिर आपके कोई भी सीनियर है उसको बुला दीजिए।
अगर उस पे अगर हो सकता है पहले तो उनको ही बोल देते कि भाई हमारी एक सोल्यूशन है। अगर वो नहीं करते, बहुत से हमारे स्टूवर्ड की भी प्रॉब्लम होती है। स्टूवर्ड लोग क्या करते हैं कि वो लोग आगे नहीं बताते अपने डर की वजह से, तो वो तब हाइपर होता है कस्टमर। अच्छा, मतलब जब उनको सर्विस अच्छी नहीं मिलती, या आगे जैसे कस्टमर ने बोला मैनेजर को बुलाओ, नहीं बुलाते, शेफ को बुलाओ, तो वो स्टीवर्ड वो आगे बात को फॉरवर्ड नहीं करते। वो अपने पास ही रख लेते, तब वो जाके हाइपर होता है। तब फिर बोलता है कि मैंने उनको ऑलरेडी बुलाया, ये लोग नहीं आए, तब ये प्रॉब्लम। नहीं, ये तो बात सही है। अगर कोई भी सीनियर सर, अगर कोई भी या ओनर कस्टमर से बात कर लेता है ना, तो वो ऑलरेडी मैनेज हो जाता है, वो चुप रहे। हाँ, वो थोड़ा सा उनको लगता है कि हमें कोई अच्छा अटेंड करने आया, तो उन्हें ये लगता है कि हाँ ये लोग जेन्युइन है। सही बात है, मतलब कस्टमर को वाव फीलिंग आनी चाहिए कायदे से। ठीक है शेफ, ये तो हमारी बातें हो गई कुछ। अब हम जाते हैं कस्टमर पे, जो अपने गेस्ट होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे इंडिया में जैसे गेस्ट आते हैं ना, रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं जब, तो जैसे ही उन्होंने एंट्री करी तो बैठ गए, तो उन्हें लगता है कि हम जैसे एक किंग है। मतलब हमारे पास 4-5 लोग आए, तुरंत अटेंड करने के लिए आए, और अगर उनको अटेंड नहीं किया तो वो फायर हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ पे इस चीज़ का क्या है, मतलब कस्टमर किस तरीके से? एक चीज़ है कि कॉमन रेस्टोरेंट में हर जगह, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाइए, अगर इंडिया का बंदा होगा, कस्टमर होगा, वो होना ही होना है। मतलब अदर कंट्री में होना ही होना है, क्योंकि अगर उनको जाके नहीं अटेंड किया या फिर सडनली पहुंच गए तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको पहले जाके गाइड कीजिए, सर डाइनिंग करेंगे, टेकआउट करेंगे या जो भी है, तो फिर वो जाके वो कन्वेंस होते हैं। या 5 to 10 मिनट मैक्सिमम उनको चाहिए। अगर उनको जैसे खड़े हुए हैं, वेटिंग चलती है काफ़ी हर चीज़, तो उसमें भी कभी कभी समटाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। वहाँ जैसे अपने स्विगी और जोमेटो चलते हैं, वैसे ही वहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ पे भी है, तो उनकी लाइनिंग अलग होती है। तो जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। तो होने के लिए वो होते हैं, बट अगर मैनेजमेंट मेन चीज़ है, अगर मैनेजमेंट अच्छा है हमारा, तो फिर ये सब चीज़ की कम प्रॉब्लम। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि मतलब जैसे कि यहाँ का जो गेस्ट है वो ज़्यादा पैनिक होता है, या वहाँ का गेस्ट जो है वो ज़्यादा पैनिक होता है? यहाँ का जो गेस्ट है वो पैनिक होगा, वो दिखाई दे जाएगा आपको। अच्छा। जो वहाँ का गेस्ट है वो पैनिक होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। वो गुस्सा भी करेगा, लेकिन हमें पता नहीं लगेगा गुस्सा कर रहा है। अच्छा। वो इतने प्यार से पोलाइटली जाके बातें बता के जाएगा, बट वो हाई पावर हो रहा है, लेकिन हमें ना तो लाउडली बोलेगा वो, ना कुछ बोले। इंडियन जो कस्टमर होते हैं वो लोग जल्दी लाउडली हाई पावर शाउटिंग करने लगते हैं, फायरिंग करने लगते हैं। नहीं, ये तो मतलब रहता है थोड़ा सा इंडियन का। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी, जैसे बात आई आपकी कि आपने बोला कि जैसे इंडिया में जोमेटो स्विगी वर्क करते हैं, तो जोमेटो स्विगी क्या दुबई और कनाडा में वर्क नहीं करते हैं? मतलब इनकी जगह मतलब कोई अदर प्लेटफॉर्म होते हैं? अच्छा, अदर प्लेटफॉर्म होते हैं। आप उसमें कुछ नाम बताना चाहेंगे, मतलब कौन कौन से डिलीवरी पार्टनर वहाँ पे वर्क करते हैं? जोमेटो स्विगी मोस्टली इंडिया में ही है। ठीक है। उसकी जगह पे अलग प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जो एक उबर कह सकते हैं, अपने यहाँ उबर होता है उसके लिए। अच्छा, उबर अपने यहाँ कैब में है? हाँ, वहाँ भी कैब में है। हाँ। और फूड में भी है। अच्छा, तो उबर मतलब उबर नाम है या कुछ और? उबर ही नाम है। अच्छा, उबर ईट्स। उबर ईट्स। अच्छा, मतलब वहाँ पे उबर ईट्स करके करते हैं। उबर ईट्स हो गया। उबर अपना जैसे टैक्सी वगैरह, टैक्सी में तो उबर हो गया। और अपना एक स्केप करके है, स्केप, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। 1-2 और भी हैं जो लोग, लेकिन उबर ही बहुत ज्यादा मतलब पीक पे, जैसे जोमेटो स्विगी में जोमेटो थोड़ा पीक पे रहता है, स्विगी थोड़ा डाउन रहता है, तो इस तरीके से। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात हमें पता लगी है, जैसे कि वहाँ के कल्चर के हिसाब से पता चला है कि वहाँ पे एक उबर ईट्स है जो फूड डिलीवरी पार्टनर है, और एक स्केप है जो कि फूड डिलीवरी पार्टनर है। ये 2 फूड डिलीवरी पार्टनर बहुत अच्छे से वहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे अपने यहाँ जोमेटो और स्विगी वर्क करते हैं। अपने यहाँ जैसे स्टॉल लगते हैं, स्ट्रीट फूड के स्टॉल लगते हैं, तो कहीं पे भी लगा लेते हैं। जैसे कि मान लो अभी कमला नगर में भी देखो तो किसी भी रोड पे लगे हुए हैं, सदर बाजार में देखो कहीं भी लगे, तो वहाँ पे स्ट्रीट फूड कितना वर्क करता है? पर स्ट्रीट फूड है जो एक जैसे पेट्रोल पंप वगैरह हुए, उनके पास आपको मिल जाएगा। अच्छा। वो भी जो अपने फूड ट्रक टाइप के। अच्छा, फूड ट्रक ओनली मिलेंगे? फूड ट्रक टाइप के मिलेंगे आपको, लेकिन फुटपाथ पर नहीं मिलेंगे वहाँ पर। जैसे अपने वॉकिंग स्ट्रीट पे नहीं मिलेगा। अच्छा, वॉकिंग स्ट्रीट पे नहीं मिलेगा वहाँ पे, वो बिल्कुल प्रॉपर प्लाजा होता है। अच्छा। जैसे अपनी कमला नगर है, जैसे अपना यहाँ, या जो भी संजय पैलेस है, उसके दायरे के अंदर ही होंगे जो भी होंगे, पर उसके अंदर स्ट्रीट फूड नहीं लगे। प्लाजे के अंदर जो शॉप होंगी वो है। अच्छा, मतलब जैसे मॉल बने होते हैं, उनके अंदर जो फूड कोर्ट बने होते हैं, बस वही होता है। मॉल का फूड कोर्ट अलग हो गया, एक जैसे प्लाजा हो गया। अच्छा, वहाँ प्लाजा होते हैं। वहाँ प्लाजा होते हैं, यहाँ पे अपनी मार्केट होती है। मार्केट के अंदर जितनी भी शॉप होंगी, जो भी लगे होंगे, उसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं रखेंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे अपने यहाँ कोई मार्केट है, संजय पैलेस है, कमला नगर है, तो मतलब मार्केट में नहीं लगा सकते, वहाँ पे एक प्लाजा होता है पूरा। अच्छा, उस प्लाजा के अंदर जितना लगा सकते हैं लगा सकते हैं।
बाकी फूड ट्रक वगैरह पेट्रोल पंप पे मिल जाते हैं। पेट्रोल पंप किसी पर मिलेंगे और जो भी अलग अदर साइड में कहीं जाएंगे तो वहाँ पे है काफ़ी फ्रूट। अच्छा, हाँ, मतलब स्टेट में अलग। बाहर अलग स्टेट में मिल जाते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये जैसे इसमें ये पूछना चाहूँगा, जैसे अपने यहाँ जो कल्चर है वो स्ट्रीट फूड का बहुत ज़्यादा है, लोग बाग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या पसंद करते हैं इस चीज़ को? बहुत से लोग स्ट्रीट फूड ही खाते हैं ज़्यादातर। इंडियन लोग तो सुबह जैसे अभी फॉरनर की बात करेंगे तो उनका ब्रेकफास्ट ही उसी चीज़ से होता है। अच्छा। हाँ, बाकी जो इंडियन है वो भी काफ़ी लाइक करते हैं। वहाँ पे एक काफ़ी है, जैसे मैकडी यहाँ पर ये सब है, उन लोगों के जाओ तो हमेशा भीड़ मिलेगी। होटल है के करके है, टिम करके। हाँ टिम होटल। अच्छा। तो काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको, जब भी जाएंगे आप देखेंगे, क्योंकि लोग बस अपने बन लिए, पाव लिए, मफिन्स वगैरह ले लिए, कुछ रेगुलर ही चलता है। अच्छा, मतलब रेगुलर चलता है। अब जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है कि इंडिया की जो फैमिली है, यहाँ पे जो कल्चर है वो कहते हैं वीकली में हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, या 3 दिन में जाते हैं, 4 दिन में जाते हैं। वहाँ पे इस चीज़ को लेके क्या मतलब रहता है कि आदमी डेली रेस्टोरेंट एंजॉय करता है या तब, या घर पे भी वो कुकिंग करते हैं? घर पे भी कुकिंग करते हैं लोग। हाँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बंदा नहीं जा सकता हर रोज। कोई टिफ़न वगैरह भी चलते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं टिफ़न लगा दिया अपना, या फिर फैमिलियाँ जो जिनको पता है कि हम नहीं बना सकते, टाइम ही नहीं है लोगों के पास, वहाँ टाइम की बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम हर किसी के पास नहीं है। हम लोग इतनी देर बैठे हैं लेकिन इतना कोई नहीं दे पाएगा आपको टाइम, ऐसा होता है वहाँ पे। मोस्टली फैमिलियाँ के रेगुलर आती हैं, मोस्टली नहीं आते हैं कि जो उनको टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने दिल्ली में हमने कुक रख लिया है, होम कुक, बहुत जगह पर नहीं मिलेंगे वहाँ, हर किसी के घर। अच्छा, वहाँ पे नहीं है इतना, हर किसी के घर में नहीं हो। रेस्टोरेंट लाइन से ज़्यादा ही खाना पिकअप होता है। अगर हम ये देखें वहाँ पे इंडियन कितने % अपना दुबई में है? एक वर्किंग वाला जो अपने मतलब रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं वो लमसम कितने % मतलब एक किचन में काम करता है, और जो प्रोफेशनली वहाँ पे और अदर चीज़ों में जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, वो कितना है वहाँ पे? मेरे हिसाब से 80% वहाँ इंडियन होगा। दुबई या कनाडा? कनाडा में। कनाडा में। अच्छा। दुबई में भी है 50% तो मैक्सिमम है। अच्छा। क्योंकि लेबर जो भी है सारे इंडियन है, पाकिस्तान, अपने इंडिया, बांग्लादेश, मोस्टली लोग वही काम कर रहे हैं। तो इंडिया ही दुबई को बना रहा है क्या? बनाते ही वही लोग हैं, क्योंकि मेहनत तो बाहर के ही बंदे करते हैं। जो भी आप कनेक्शन लाइन में चले जाओ उसमें भी वही हैं। अच्छा। और रेस्टोरेंट लाइन में चले जाओ वो भी, हॉस्पिटल वगैरह में वो आपको केरला साइड के मिलेंगे। अच्छा, साउथ के मिलेंगे? साउथ के बहुत हैं। अच्छा। मलवारियों के अपने छोटे छोटे कैफे हैं दुबई में। अच्छा, दुबई में। हाँ, मतलब इंडिया से वो ज्यादा कमा रहे हैं वहाँ पे? ज्यादा कमा रहे हैं, जैसी बात। एक छोटा सा भी कैफे है, जैसे वो लोग कैफेटेरिया कहते हैं, हम लोग कैफेटेरिया अपने होटलों में स्टाफ के लिए बोलते हैं। हाँ। तो वो कैफेटेरिया छोटा सा बना के, जैसे अपने फूड कोर्ट वगैरह यहाँ मिल जाते हैं ना। हाँ। उस टाइप का बना के हम लोग अच्छे से करते। तो शेफ, एक तो इसमें एक समय की भी बात आई थी कि वाकई में जैसे कि इंडिया में लोग बाग क्या करते हैं कि उन्होंने 10 घंटे ड्यूटी कर ली, उसके बाद उन्हें 14 घंटे रेस्ट चाहिए, तभी वो नेक्स्ट डे वर्किंग कर पाते। यही इंडिया वाले लोग जब हमारे अदर कंट्री में पहुंच जाते हैं तो वो उस टाइम इसी तरीके से वर्क करते हैं या अपनी वर्किंग चेंज कर देते हैं? इंडिया में क्या करते हैं हम लोग, हमें आज़ादी है, हमारा घर है, हमें रेस्टोरेंट नहीं देगा कोई बात नहीं, हम घर जाके बैठ जाएंगे, 15 दिन रख सकते हैं। हम आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वहाँ पर हमारा कोई नहीं, क्योंकि हम जितनी ड्यूटी करेंगे उतना हमारे लिए। वहाँ लोग 14-14, 15-15 घंटे भी ड्यूटी हो जाती है। अच्छा। सब टाइम ओवर टाइम होता है। अच्छा। या फिर मैक्सिमम 12 घंटे ड्यूटी तो है ही। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम 12 घंटे है, और नेक्स्ट टाइम भी आप जाके बैठ सकते हैं। मैं जब दुबई में था तो मेरे साथ एक मैनेजर थे लखनऊ के, शायद सिद्दीकी, तो वो जब नमाज पढ़ के आते थे, मैं 1 बजे सोता था, सुबह 5 बजे उठ जाता था, सिर्फ 4 से 5 घंटे। जब वो नमाज पढ़ के आते थे बोलते थे कि आप सोए नहीं? मैं तो सो के उठ गया। बोले यार भाई क्या करते हो आप? ये तो देखो अपने अपने ऊपर गट्स होते हैं, कुछ सबकी मजबूरियां होती हैं, तो और कुछ अब जब आदमी को पता होता है कि हम आउट ऑफ कंट्री हैं, हम यहाँ पैसे कमाने के लिए ही आए हुए हैं, तो आदमी उसी तरीके से वर्क करता है। इंडिया में आदमी सोच लेता है हमारा घर कंफर्ट है, कंफर्ट जोन जहाँ मिल जाता है आदमी को। अगर आप कंफर्ट से सर हट के देखेंगे तो फिर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, और तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है। अच्छा, दूसरा जैसे कि यहाँ पे जैसे अपना जो फूड टेस्ट हम लोग करते हैं नॉर्थ इंडियन, जैसे अपने यूपी में अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन फेमस है ना। बिना नॉर्थ इंडियन के कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में भी बात करें तो भी वही चीज़ है। तो दुबई में क्या लोग वाग नॉर्थ इंडियन पसंद करते हैं ज़्यादा, या चाइनीज़ पसंद करते हैं, या कॉन्टिनेंटल पसंद करते हैं, इटालियन, मतलब किस तरीके से मतलब उधर पे स्टेट का फर्क है। अच्छा। जैसे हम लोग हाई क्वालिटी में जाते हैं, कॉन्टिनेंटल लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही बाहर निकलता है ना, वो कॉन्टिनेंटल पे ऑलरेडी पहुंच जाता है बंदा। अच्छा। मोस्टली क्योंकि इंडियन फूड में अपना देसी है, ऑयल वगैरह तो अवॉइड करने लगता है। आजकल की जनरेशन सोचता है जितना अवॉइड करें इसको कर सकते हैं। ये है।
लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाते क्योंकि अपना जो टेस्ट है हाँ। उसको कभी कोई नहीं भुला कोई पाता। कंट्रोल आपको अगर एक दिन भूल जाओगे 2 दिन आपको वही खाना है, इंडियन फूड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये बात बहुत सही है कि अगर हमें 2 दिन अपनी चपातियां नहीं मिले तो हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं खाया ही नहीं। खाया हाँ, ही। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ है, लेकिन जैसे ही हम जाते हैं अरबी फूड अलग होता है, हर किसी का अलग होता है। जैसे अपना नॉर्थ इंडियन है, अपने चाइनीज में चले जाओ तो लोग मोस्टली सब लोग पसंद कर लेते हैं, बट चाइनीज खाने के बाद चाहिए इंडियन। स्टार्टर खा लेंगे, नूडल खा लेंगे, लेकिन उसके बाद चाहिए हम लोग को मतलब ये दुबई के जो अरेबियन लोग हैं उनका अलग वो भी नॉर्थ इंडियन खाते हैं क्या? सम टाइम वो भी यूज करते अच्छा, मतलब जैसे कि हम लोग एक हफ्ते में चाइनीज खाने जाते हैं तो वो ऐसे ही वो लोग एक हफ्ते में अपना नॉर्थ इंडियन यूज करते हैं। जी सर। अच्छा, मतलब ये कल्चर सेम ही है, बस वो वहाँ के लोगों के हिसाब से, यहाँ अपने लोगों के हिसाब। जैसे कि जो खाते हैं लोग चिकन और मटन, तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मटके में भर भर के बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयल, जब तक उसमें सरसों का तेल का तड़का ना लगाओ तब तक आदमी मटन को पकाया ना जाए तब तक नहीं खाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं, वहाँ पे किस तरीके से वो लोग अरेबियन लोग मतलब कैसे नॉन वेज और वेज खाते हैं वहाँ? जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा कम, जितना ऑयल कम होगा फूड में उतना ही वो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। आपका बेसिक इंडियन है, स्पाइसेस और ऑयल, उनको 2 चीज कम दे दो वो खा लेंगे, जैसे अच्छे से ईट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अपने यहाँ जैसे कोई चीज़ बनता है, नॉन वेज बनता है, उसमें हम लोग देगी मिर्च भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, ब्लैक पेपर भी डालते हैं, व्हाइट पेपर भी डालते हैं, पेस्ट भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो जैसे वहाँ पे क्या ऐसा होता है कि केवल सॉल्ट में ही मिक्स करके और चिकन जो को रोस्टेड अरबिक करके फूड खा होता लेते है हैं? हाँ, वो सॉल्ट और पेपर और लेमन से ही ज़्यादा चलता है, और ऑयल। ऑलिव ऑयल, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे रिफाइंड और सरसों का तेल यूज करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। तो मतलब वहाँ पे जो नॉन वेज है वो पैन फ्राइड करके खाते हैं, आई थिंक मुझे लगता है। और हम लोग जो करते हैं हम लोग पका के खाते पका के डीप फ्राई खाते हैं, वो सैलो फ्राई कह सकते हैं, वो सैलो फ्राई खाते हैं। सैलो फ्राई खाते हैं। मतलब इस चीज में वो लोग मतलब हेल्दी हैं और देखते भी हैं। सेम कनाडियन में भी यही सेम है। वो लोग भी जो फॉरनर हैं वो लोग ऑयल बहुत कम, बॉयल दे दो उनको जो मर्जी, जो भी चीज़ है बॉयल टाइप की, बस सॉल्ट और पेपर वगैरह ये सब लगा के अच्छा ऑयल डाल देंगे, बस सैलो फ्राई करके। अपना आजकल तो फ्रायर है, एयर फ्रायर आ गया। हाँ, तो उनमें भी लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। इसमें जैसे कि अगर हम देखें तो केवल जो कैनेडियन है वहाँ, मतलब इस चीज को केवल वही लोग पसंद करते हैं। इंडियन भी अब हाफ कर दिया, पहले इंडियन यहाँ खा लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं बोलते, लेकिन उधर जाते हैं ऑयल ज्यादा नहीं यूज करते क्योंकि वो लोग चेंज हो जाते, वहाँ पे जाके मतलब लोगों को देख के बदल जाते हैं थोड़ा बहुत। तो आप नहीं तो फिर पता कैसे लगता है कि हम लोग चेंज किया, हमने अपने आप को, मतलब लाइफ स्टाइल। अगर देश बदला है तो खुद को भी बदला भी बदला। चलो सही, मतलब दुबई में भी ऐसे ही करते हैं लोग। तो जैसे कि जो शेफ यहाँ से जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं, जैसे मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपने जैसे आगरा में 7 से 8 साल काम किया हुआ है ना, तो इसके बाद आप कैसे दुबई गए? आपके अंदर कैसे विचार आया कि मुझे आउट ऑफ कंट्री वर्क करना चाहिए, या मतलब और जगह हमें कुछ अच्छा मिलेगा? क्या सोच के आप निकले देश से बाहर? हमारा एक मेन चीज आ जाती है सैलरी। अच्छा, इंडिया में आपको भी पता है उस टाइम पर सैलरियाँ क्या थी, और हमारा काम अलग ही था, डिफरेंट था। तो किचन हैंडल को मैक्सिमम सैलरी चाहिए, वो नहीं मिल पाती जल्दी से इंडिया में, लेकिन ग्रोथ आपको मिल जाएगी, आपको पोस्ट इंडिया में मिल जाएगी जो भी आपको चाहिए, लेकिन सैलरियाँ इतनी जल्दी नहीं मिल पाती। मतलब इंडिया में पोस्ट मिल जाती पोस्ट है, जल्दी मिल जाती ऐसे मतलब कि हेड शेफ की पोस्ट दे दी, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलता है जो उसको चाहिए। फिर अगर वो अपनी फैसिलिटी को जो देखेगा, अगर हेड शेफ की पोस्ट दी तो उसको अपनी फैसिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी तभी जाके वो लगेगा हाँ जी शेफ है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता। तब जाके हमारे साथ और भी शेफ लोग थे, वो लोग जा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही मेरे साथ के दोस्त कह सकते हैं या फिर साथ में काम किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ का ट्राई क्यों नहीं करते। तब जाके फिर मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते। एक्चुअली मैं बनवाया तो कैनेडियन के लिए पासपोर्ट था, क्योंकि मेरे भाई के फादर इन लॉ जो थे, आपको पता है, मैं बताता, तो उन्होंने कहा था बेटा बनवा लो, कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। लेकिन उनके जरिए तो नहीं, फिर दुबई का मौका मिला तो उसमें 8 साल बिताए। तो दुबई में आपने मतलब जैसे आप पहुंचे, जिस रेस्टोरेंट में पहुंचे या जिस होटल में आपने वर्क किया, तो आप बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने दुबई में किस रेस्टोरेंट में काम किया? मैंने सबसे पहले एक दुबई में काम किया था, चटोरी गली नाम करके एक रेस्टोरेंट था। चटोरी गली? चटोरी गली, ओके। ESS ग्रुप था, लेकिन उसका नाम रखा था उन्होंने हिंदी में, वो चटोरी गली। तो मतलब ये दुबई वाले इंडिया का ही नाम क्यों चोरी करके लगाते हैं वहाँ पे? क्योंकि वो इंडियन रेस्टोरेंट था ना, तो मतलब इंडियन ओनर था। अच्छा, इंडियन ओनर थे। अच्छा, ओके। ओनर जब इंडिया के होंगे तो फिर मोस्टली अपना ही नाम देंगे जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। चटोरी गली, इसमें आपने कितने टाइम तक आपने काम किया? मैंने इसमें 1 ईयर किया, ओनली 1 ईयर काम किया। उसके बाद में हमने फिर चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे भी वही
सेम महाराज, क्योंकि इंडियन जो ओनर होते हैं वो जल्दी से बंदे को नहीं समझते, वो अपना यही वाला अप्लाई करना शुरू कर देते। तो उनका रेस्टोरेंट वाइंड अप हुआ था, मतलब बंद हुआ था, या आपने स्विच किया था वहां से जॉब? मैं बंद, उनकी 2 ब्रांच बंद हुई थी क्योंकि अच्छा। उनका कुछ इशू था पर्सनल, तो वो नहीं कर सकते। हाँ। तो उसके चक्कर में उन्होंने जैसे कई जगह पर खोले रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसके बाद में उनकी 2 ब्रांच बची थी। अच्छा। तो मैंने मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी गई कि आप रुकिए। उन्होंने मेरे को बुलाया, कहा कि आप रुकिए, जो आपको चाहिए उसका हम डबल देंगे। ओके। तो मेरे साथ में जो शेफ लोग थे उन्होंने कहा यार आपको तो अच्छा मिल रहा है। मैंने कहा मैं किसी की जॉब खा के तो नहीं, क्योंकि सामने वाले की जॉब जा रही थी, तो मैं, क्योंकि जो बंदा 4 का काम कर रहा है वो बंदा 1 का कर रहा है, तो उसको डबल देने में उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। चलो ये अच्छी बात है, ऐसी सोच बहुत कम मिलती है कि आप ऐसा सोचते हैं कि हमें एज ए टीम वर्क करना चाहिए, कि किसी और की नौकरी खा के हमें अपना मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन काफ़ी इंडस्ट्री में लोग बाग, इस इंडस्ट्री में यही सोचते हैं कि दूसरों की जॉब पे पैर रख के आगे बढ़ जाएं। अगर उस पर सर पैर रख के बढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे ना। आप अपने पैरों से सीढ़ियां चढ़ेंगे और आपको ऊपर से कोई खींच रहा है, वहां से एक दिन आपको छोड़ देगा वो। बिल्कुल सही बात है, टूट जाएगी। बिल्कुल सही बात है, टूट जाएगी वहां पे। तो जैसे कि आपने इसमें 1 साल आपने जॉब किया, ठीक है, इसके बाद आपने जो चेंज किया वो मतलब किसके जरिए चेंज किया? कोई रेफरेंस के जरिए एक या फिर? मेरा दोस्त था, कह सकते हैं, या कैशियर थे, या फिर जो इनका नाम लिया था मैंने लखनऊ के, अच्छा। शाहिद सिद्दीकी। हाँ। तो हमने एक रेस्टोरेंट ओपन करा दुबई में? दुबई, अच्छा, बढ़िया। दुबई में। उसको नाम दिया था सलाम नमस्ते, क्योंकि वो 2 लोग थे। अच्छा। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम में वो थे, हिंदू यहाँ के थे। अच्छा, मतलब वो दुबई के थे। हाँ। और जो अपने यहाँ के थे तो हिंदू थे। हिंदू थे। तो उन्होंने सलाम नमस्ते उसको नाम दिया था। अच्छा। उसके बाद में हमने वो 3 साल चलाया। तो उनके जो ओनर थे उन्होंने काफी वो किया, फिर मैं इंडिया आ गया। तो जो कोविड टाइम में था तो उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। ये बहुत मतलब कोविड के टाइम पे, अच्छा ये कोविड के टाइम की बात है। कोविड की टाइम। तो आपने जब ओपन किया था सलाम नमस्ते, तो कितने दिन बाद कोविड वहां पे मतलब अप्लाई हो गया था? 2 साल बाद। 2 साल दूसरे साल में 19 में आ गया था। ओके। 2 साल तक आपने जब तक वहाँ काम किया बहुत अच्छे से? हाँ। अच्छा। 2 काम किया हमने, 2 ब्रांच बनाई और उन्हीं की? उन्हीं की। अच्छा। एक सिलिकॉन में था, एक अलग था। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर ओनर की ही डेथ हो गई। वो दुबई वालों की या इंडिया वालों की, जो डॉक्टर रेहाज खान थे। अच्छा। उनकी डेथ हो गई। उनकी वाइफ की भी डेथ हो गई 1 हफ्ते बाद, एक बाद उनकी। तो उसके बाद हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। हमने कोशिश की, हमारे जो मैनेजर उन्होंने भी कोशिश की कि उसको आगे बढ़ाएं, पर वही था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसमें हमें ये देखने को मिला कि हमारे इंडिया के लोग भी यूनिक हैं, भले ही वो दुबई जाएं, लेकिन देखिए उन्होंने नाम कितना अच्छा रखा, सलाम नमस्ते, जिसमें इंडिया का भी उन्होंने नाम वहाँ पे रोशन किया, और दुबई के जो उनके पार्टनर थे उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पे नाम रखा और एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा नाम बनाया, सलाम नमस्ते। लेकिन चल नहीं पाया, वो एक अलग चीज़ है कि उनके ओनर की डेथ हो गई, वो एक अलग मैटर है। तो जैसे कि आपने फिर सलाम नमस्ते में कितने टाइम तक आपने काम किया, मतलब कोविड के बाद से? 20 तक किया था। 20 तक किया था मतलब? 20 आई थिंक 22। अच्छा। उसके बाद मैंने होटल ज्वाइन किया था वहीं पे दुबई में आपने? दुबई। ओके। फिर चेंज किया था। हाँ। कोविड के बाद में फिर मैं यहाँ से गया इंडिया से, फिर मेरे को फिर से होटल का अपॉर्चुनिटी मिला, ओके। होटल गोल्डन ट्यूलिप। अच्छा, गोल्डन ट्यूलिप। ओके। हाँ। उसमें मैंने 1 ईयर काम। उसके बाद मैं कनाडा से। अच्छा, तो मतलब वो दुबई में आपका फर्स्ट होटल था? हाँ, होटल मतलब होटल फर्स्ट था, बाकी आपने जो किया है वो रेस्टोरेंट में ही वर्क किया है। तो वहां पे आपको क्या चेंजेस मिले? अब जैसे आपने होटल की बात कर दी है, तो मतलब जैसे इंडिया में जो रूम्स होते हैं, है ना, होटल के रूम होते हैं, और वहाँ के जो रूम्स होते हैं उसमें क्या फ़र्क मिला? कैसे वर्किंग आपकी मतलब वहाँ पे चेंज हुई? जो वहाँ पर है अलग से ज़्यादातर वही है, ग्रीटिंग्स ज़्यादा देते हैं लोगों को। अच्छा। फैसिलिटी हाँ। या फिर कंफर्ट लोगों को, जैसे वेलकम ड्रिंक वगैरह रख दी आपने, जैसे सपोज करो लिविंग एरिया में अपने जो भी कॉफ़ी चाय वगैरह लगा दिया, तो उससे लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि चलो कि हम जाते हैं वहाँ पे मिलता है, एक सर्विस मिलती है तुरंत। बेशक अब हम आपसे मिल नहीं गए, लेकिन हमें वहाँ पर सारी चीज़ मिल गई, तो वो 2 लोगों को जाके और कहता है कि यार वहाँ पे ठीक है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे ज़्यादा देखा दुबई के अंदर। कई होटलों में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ ज़्यादा मिल जाए, मतलब ये कल्चर वहाँ पे भी है? वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, जैसे इंडिया में अपने भी कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं, वेलकम ड्रिंक्स दे देते हैं, तो ये कल्चर आपका वहाँ पे भी है। अच्छा, वहाँ पे जैसे कि जो रूम्स में लोग स्टे करते हैं वो मतलब किस कंट्री के लोग सबसे ज्यादा होते हैं दुबई में? मतलब किस कंट्री के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं? टूरिस्ट ही है, हर कंट्री से बंदा टूरिस्ट आता है। यूरोप से भी आ रहा है, पाकिस्तान से भी आ रहा है, इंडिया से भी जा रहा है, बांग्लादेश से भी जा रहा है। इंडिया के लोगों को क्या सोचना होता है कि
यार पैसा इकट्ठा करना है, बहुत पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं, है ना। मतलब लगे हैं तो लगे ही हैं 24 घंटे, है ना, कोई ध्यान नहीं है फैमिली की तरफ। तो वो लोग इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। कि हम लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं, बहुत बात अपनी जो लाइफ होती है, जो जर्नी होता है, हम लोग भूल जाते हैं, हैं। क्योंकि उस टाइम के लिए भूल जाते हैं, वो पीरियड निकल जाता है। उसके बाद में बंदा कहता है हमारे पास क्या है, ना पैसा है और ना फैमिली है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मोस्टली चलो ठीक है, पैसा आज है, कल फैमिली नहीं होगी आपके पास, तो पैसे को इकट्ठा तब तक कीजिए जब तक जरूरत है। उतना मत करिए कि फैमिली हाथ में ना रहे, क्योंकि चलो फैमिली याद कर रहा है, आप कॉल भी नहीं कर पा रहे। वहाँ पे मोस्टली ऐसा ही होता है, आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो लोग ये सोचते हैं कि जितना इनसे काम करा लिया जाए उतना कम है। तो ये अरेबियन जो लोग होते हैं वो लोग कैसे फैमिली को मतलब मैनेज करते हैं? जैसे इंडियन तो कम कर पाते हैं, लेकिन वो लोग कैसे मैनेज करते हैं तो उस वो चीज को? अपने देश में वो इतना हार्ड वर्क नहीं करते ना, वो सिर्फ 5 to 7 आवर्स, अच्छा, मतलब 5 से 7 घंटे ओनली वर्क करते हैं वो। इससे ज़्यादा वो लोग नहीं करें। तो टाइमिंग ही उनका ऐसा शिफ्ट वाइज जॉब होती है उनकी, अच्छा, क्या इतने टाइम पे ये आएगा, इतने टाइम पे ये, जैसे अपने यहाँ लगाते हैं। हाँ। तो उनकी 5 to 7 बस। लेकिन अपने यहाँ जैसे क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी हाउस कीपिंग यूटी वाले या वेटर्स भी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम डे में अलग शिफ्ट कर लें, नाइट में अलग शिफ्ट कर लें। वो 24 घंटे काम करते हैं। कभी कभी मजबूरी होती है, नो डाउट, हमारी भी रही है, सबकी रही होंगी, है ना। तो वहाँ पे लोग क्या इस चीज़ को महत्व देते हैं, या मतलब लिमिटेड पैसे में ही वो अपना मैनेज कर लेते हैं? पर भी जो मिडिल क्लास का बंदा है वो कोशिश करता है। अच्छा। अब यहाँ से आप किसी भी स्टेट से ले लीजिए बंदे को, वो लो क्वालिटी से उठ के जैसे वहाँ पे 1000 दिरहम में चला गया, 1200 दिरहम, इससे ज़्यादा किसी को सैलरी वहाँ पर नहीं देते जो स्टार्टिंग होती है। अच्छा। जो अच्छी पोजीशन पर जा रहा है, मिडिल क्लास का बंदा है, थोड़ा अब में जा रहा है, तो उसको मिल जाती है फैसिलिटी। तो वो अपनी फैसिलिटी को अचीव करने के चक्कर में वो ऐसे लोग करते हैं, ऐसे करते हैं कि अगर मैंने डबल कर लिया, 2 घंटे कहीं एक्स्ट्रा काम कर लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ओनर को पता होता है, लोग अच्छा। तब करते हैं। तब करते हैं। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो जैसे कि एक यहाँ पे हाउस कीपिंग या यूटी वालों की सैलरी है 10 से 12,000 रुपए, तो वहाँ पे कितने रुपए मिलते हैं? अब मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बोला, सबसे 1000 से 1200 800 ऐसे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। जो सैलरियाँ हैं, मतलब ये धर्म में होता है। अच्छा, तो ये मतलब अगर हम बराबर करेंगे 10,000 रुपए यहाँ के, अब तो बढ़ गया। अच्छा, 25 का हो गया। अच्छा 25 का हो गया। तो जैसे कि 10,000 रुपए हमें यहाँ किसी को मिल रहे हैं, और हाउस कीपिंग वाले लड़के को वहाँ कितने? डबल हो गया ना, जस्ट डबल हो गया। डबल हो गया। अब जैसे वहाँ पे 1000 दिरहम मिले किसी को स्टार्टिंग में, तो उसके 25,000 हो गए, 25,000 रुपए हो गए इंडिया के। इंडिया तो इसलिए लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाए, क्योंकि वर्क तो उतना ही करना है। हाँ। वहाँ पे थोड़ा सा फिर लोगों को लगने लगता है कि चलो जी हमारा बेटा बाहर है या कुछ कर रहा है, तो वहाँ से अपॉर्चुनिटी जो ज़्यादा ही मिल जाती है लोगों को, ग्रोथ करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, वहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस इंडस्ट्री की है? होटल इंडस्ट्री की है। क्योंकि अच्छा, बाहर लोगों के पास टाइम नहीं है खाना इतना पकाने का, तो रिक्वायरमेंट भी इन्हीं की होती है, इन्हीं की सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब जैसे कि अपने इसमें इंडस्ट्री में भी 4-5 डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो वहाँ पे मैनेजर की कितनी नीड होती है, और एक हेड शेफ की कितनी नीड होती है, और एक हाउसकीपिंग वाले की कितनी नीड होती है? वैसे कहेंगे तो तीनों लोगों की मोस्टली बराबर है, क्योंकि हेड शेफ है आपका अच्छे से कर सकते, मैनेजर और उनका हो सकता है, और हाउस कीपिंग की नहीं कोई भी कर सकता, उसकी तो सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा नीड है। तो मतलब इंडिया के लोग ही वहाँ पे ज़्यादा है हाउसकीपिंग में, या वहाँ पे भी हाउसकीपिंग वाले कैंडिडेट हैं? और भी कंट्री से हैं। अच्छा, और भी अदर कंट्रीज से? अदर कंट्री से भी हैं। अच्छा, जैसे और भी जैसे साउथ अफ्रीका है, वहाँ से भी लोग हैं। अच्छा, वहाँ भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है हर जगह से है, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में इंडिया से ही मतलब पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर कंट्री से बंदा कोशिश करता है वहां जाने की। अच्छा, तो जैसे कि एक जो वहाँ पे शेफ होता है, इंडिया के जो शेफ होते हैं वहाँ पे जाके मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, मतलब सारा काम सीख जाते हैं, सारा काम, है ना। वो मैनेजर का भी रोल करने लगते हैं, और कैशियर का भी रोल करने लगते हैं, और किचन हेड शेफ भी हो जाते हैं। तो वो इंडिया में क्यों नहीं हो पाते हैं? इंडिया में सर इसलिए नहीं हो पाता कि आगे बढ़ने नहीं देते एक दूसरे को। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है, और वहाँ पर क्या है, काउंटर्स वगैरह हैं, जैसे लाइव सेशन होते हैं। हाँ। तो लोग देखते रहते हैं। हाँ। अब आप अपनी इंडिया में देखिए, किचन बैक साइड में होती है, वहाँ से लेते लेते जाने में ही खाना ठंडा होने की कोशिश करता है। हाँ, थोड़ा दूर होता है, वहाँ जस्ट क्लोज होता है, तो लोग जल्दी से देख लेते हैं।
और वहाँ पे कोशिश करते हैं वो लोग कि एक ही बंदा राउंड अप करे। अच्छा, इसलिए जल्दी सीख जाते हैं। वहाँ पे क्या है, तंदूर भी बंदा करने लगता है क्योंकि एक ही बंदा एक सेक्शन में होता है। यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में 3-3 बंदे होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। वहाँ पर एक ही होता है। अब मुझे खाना खाने जाना है तो मेरे जो साथ का होगा वो कहेगा चलो मैं करता हूँ, आप खाने मतलब इतना वहाँ पे मतलब कोऑपरेट कर लेते हैं कोऑपरेट कर, लेकिन यहाँ पे मतलब नहीं है यहाँ। क्योंकि उसके पीछे 3 बंदे हैं, वो क्यों कोऑपरेट करेगा। हाँ, वो तुम करो काम, तुम करो, मतलब यहाँ पे चेन बाई चेन चल रहा है काम। लेकिन आउट ऑफ इंडिया जब वो पहुंचता है तो वही बंदा सारे काम कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है फिर कि मेरा ही डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएगा। हाँ, वही बात आ गई मेन, लोगों को सैलरी वाली बात होती है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो मुझे और अच्छा वहां पे मिलेगा। तो जैसे कि मतलब इंडिया में लोग बाग नहीं सीख पाते हैं ज्यादा, मतलब वहां से सीख के आ जाते हैं, वहां पे आ जाते हैं। तो आपका जैसे है, आप जैसे ये तो दुबई का हो गया, आपने दुबई किया, तो दुबई में आपने जिस होटल में लास्ट काम किया हुआ था उस होटल से आप कनाडा कैसे पहुंचे फिर? मैं एक्चुअली, मेरे साथ में शेफ संदीप थे चटोरी गली में। अच्छा, चटोरी गली में। तो उन्होंने मेरे को, वो ऑलरेडी उस कंपनी में कनाडा में थे, वो मेरे से 2 साल पहले गए हुए थे। अच्छा। तो उस टाइम पे मैं होटल ज्वाइन किया था गोल्डन टेल। तो उसके बाद मेरी बात होती थी, बहुत अच्छे इंसान है, उनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। क्योंकि उनके साथ मैंने काम किया था और ना कि हमारी थोड़ी टोन भी बनती थी कि काम को लेके मतलब ठीक है, पजेसिव होंगे एक दूसरे के लिए जी। तो उन्होंने इसलिए मुझे रेकमेंड किया। फिर हमने वहाँ भी काम किया, अब फिर वहाँ से भी छोड़ दिया। वो ज़्यादा एक कंपनी में काम नहीं करते। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, लेकिन वो लोग ज़्यादा मैंने एक कंपनी में टिक के काम नहीं करते। 1 साल 2 साल 3 साल हद करके। बहुत अच्छे कार्बन के सेफ है। अच्छा, कार्बन बहुत अच्छे से उनका। अच्छा, तो जैसे कि आपने दुबई से मतलब जब कनाडा आप शिफ्ट होने वाले थे तो आपको कितने % की हाइक मिली, मतलब कितने % आपकी सैलरी बढ़ी जिससे कि आप वहाँ पे आपने शिफ्ट होना चाहा? डबल हो जाता है। जैसे हम इंडिया से दुबई पहुँचे, ओके, वहाँ डबल हुआ। हाँ। अब दुबई से कनाडा पहुँचे, वहाँ डबल हुआ। अच्छा, वहाँ भी डबल हुआ? वहाँ भी। अच्छा, सैलरी वही होती है, जो करेंसी है, जो उसका रेट है, मतलब करेंसी चेंज होती है। करेंसी चेंज, ओके। सैलरियाँ वही होती हैं। यहाँ भी इतने 10,000 है, वहाँ पे 4-5 हज़ार डॉलर, वहाँ पे। अच्छा, तो दुबई और कनाडा में आपको मतलब क्या डिफरेंस लगा? मतलब दुबई ज़्यादा अच्छा है या वर्किंग में कनाडा ज़्यादा अच्छा है? कनाडा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे भी फैसिलिटियाँ स्टाफ को अच्छी देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर, क्योंकि कंपनियाँ रिकमेंड करती हैं और वहाँ पे हावर्स के हिसाब से काम करते हो। 1 आवर्स काम करोगे तो 1 आवर्स के मिलेंगे आपको, 2 आवर्स काम करोगे तो। और दुबई में क्या है, फिक्स डिपॉजिट होता है आपको। अच्छा, ये है थोड़ा सा, मतलब अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी लगी तो आपको 8 घंटे करना है बस, है ना? और अगर आप 2 घंटे एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और कनाडा में ये है कि आपने 10 घंटे अगर काम किया है तो आप चाहते हैं कि 2 घंटे और कर लें तो आपको उस चीज का पे हो जाएगा। अच्छा, ये पेमेंट कैसे होता है? मतलब जैसे आपने 2 घंटे ओवर टाइम किया तो वो डेली बाई डेली कर देते हैं या फिर आपकी सैलरी में ऐड होके आता है? वो सैलरी में ही आता है। जैसे वहाँ पे 15 डे पे चेक मिलते हैं आपको। अच्छा, 15 डेज का पेमेंट मिलता रहता है? अच्छा, 15 डे पे आपको चेक मिलेगा। आपके आवर्स जो भी होंगे, काउंटिंग होके, जो भी मैनेजर, जो भी उसको टेक ओवर कर रहा हूँ, वो लोग वहाँ से रिक्वायरमेंट देंगे। उसके बाद हेड ऑफिस में जाएगा, आपका चेक आ जाएगा 15 दिन का। 15, वो चाहे सैलरी हो चाहे ओवर टाइम हो या कुछ भी हो, उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर। तो जैसे कि शेफ ने जो बताया हम लोगों को कि जैसे हमारे इंडिया में जो होता है कि 1 महीने का पेमेंट होता है, पे स्केल जो होता है 1 महीने की सैलरी के हिसाब से होता है। वहां पे जो है, वहां पे जो कल्चर है वहाँ 15 डेज का है। आपका 15 डेज में आपको चेक मिल जाएगा पेमेंट का, तो वो जिस तरीके से क्लियर करते होंगे कर लेते होंगे, है ना? तो शेफ ये बताइए, जैसे कि जैसे कोई अगर दुबई ज्वाइन करना चाहता है, जॉब वहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है या कनाडा ज्वाइन करना चाहता है, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अगर कोई यहाँ पे वर्किंग है एज ए शेफ या एज ए हाउस कीपिंग या एज ए मैनेजर, तो वो वहाँ पे मतलब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बताएंगे आप इसके बारे में? आजकल मोस्टली लोग क्या है, एजेंट के थ्रू जाते हैं। एजेंट लोग ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, तो उनके जरिए जाने के बाद वो लोग वहाँ परेशान भी होते हैं। अच्छा, काफ़ी परेशान होते हैं लोग। फिर वहाँ पे ना तो उनको जॉबें मिलती हैं, ना वो कंपनियाँ मिलती हैं कि ये कंपनी है कहाँ। हाँ, काफी मैंने सुना है कि पैसा लेके फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड हो जाता है। हाँ। लेकिन मैं कहूँगा जो जैसे रेफरेंस पे बुलाते हैं, जैसे मैंने रेफरेंस किया, एक्चुअली मैंने रेफरेंस का, आपको भी पता कितने लोगों को रेफरेंस करके, 12-14 लोगों, वो आजकल भी वहाँ भी हैं, अभी भी कर रहे हैं जॉब। तो जो वहाँ से रेफरेंस देते हैं, जो शेफ दो या मैनेजर दे, तो उस बेस पे बहुत जल्दी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एजेंट के लिए उनको सोच के जाना चाहिए कि ये है वहाँ पर कंपनी या नहीं है।
मतलब अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो अपना रिक्स है। हाँ, तो मतलब एक बार पहले पता करें वहाँ पे कि वाकई में वो कंपनी वहाँ पे है एस्टेब्लिश्ड या नहीं है, ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो बिल्कुल अच्छी बात से आपने बताई है। तो जो भी अपने शेफ लोग हैं जो भी वहाँ जाना चाहते हैं दुबई व कनाडा, तो हमेशा ध्यान रखें पूरी वेरिफिकेशन करके जाएं वहाँ पे, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप भी वहाँ पे फ्रॉड लोगों की मतलब साथ में फंस जाएं वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि ये तो हो गया, आपने ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दिया कि हम इस तरीके से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे जैसे किसी को हटाना हो, जैसे आपने वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे, वहाँ किसी को जॉब से हटाने का प्रोसेस क्या होता है? वहाँ का प्रोसेस भी मोस्टली सेम होता है, बट इतना जो किचन जो स्टाफ होता है उसको एकदम इमिडिएटली नहीं हटाया जा सकता। पहले से या तो उसको नोटिस देते हैं कि आपको, मोस्टली कि किचन वालों को हटाने की ज़रूरत पड़ती नहीं, ज़्यादा फ्रंट वाले की ही ज़रूरत पड़ती है, या फिर किचन वाला खुद ही स्टाफ अपना डेवलपमेंट के लिए ओनर से बात करके या फिर दूसरी जगह हो जाता है, तो उसको रिजाइन देना ही पड़ता है। अच्छा, या फिर जैसे फ्रंट स्टाफ के लिए जैसे हम लोग क्या है कि तुरंत के तुरंत भी घंटे 2 घंटे में उनको दे देते हैं कि भाई फायर कर देते हैं। जैसे दुबई के ओनर्स ने वहाँ पे या कनाडा के ओनर्स ने फायर कर दिया, अब जैसे उसका वीज़ा 2 साल का लगा है, तो वो कैंडिडेट फिर कैसे सरवाइव करता है अदर कंट्री में? अब जैसे मान लो आप, मतलब उन्होंने तो हटा दिया वहाँ से, अब वो विदाउट नोटिस, तो उस पर विदाउट नोटिस पे क्या जो वहाँ पे मतलब काम कर रहे हैं मैनेजर या फ्रंट ऑफिस वाले जो भी कैंडिडेट है, वो क्या किसी को कंप्लेन वहाँ पे कर सकते हैं? वहाँ पर भी सेम कोर्ट है। अच्छा, लेकिन आप तब कर सकते हैं जब ओनर ने आपको बुलाया हो। अच्छा जी, जब जैसे ओनर ने आपको वीज़ा दिया, एलएमआई दी, वहाँ पे एलएमआई चलती है, एलएमआई, अच्छा, और वहाँ पर वीज़ा चलता है जैसे दुबई अच्छा, में। अच्छा। तो जैसे कोई भी ओनर आपको जाके वीज़ा देता है, एलएमआई देता है, तो उस पर आप क्लेम कर सकते हो, ना कि जैसे मैं खुद के वीज़े पे हूँ तो मैं कहीं जाके दूसरी जगह ट्राई भी कर मतलब जैसे हमने अगर खुद अपना वीज़ा बनवाया है और हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो सामने वाले ओनर हमें किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें कुछ नहीं। अगर हमें ओनर बुलाता है कि हमने आपको इतने टाइम के लिए बुलाया है, अगर वो बीच में रिमूव करते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। हम जाके करते हैं तो ओनर कर सकते हैं। अच्छा, कि भाई आपने किस बेसिस पे अपनी जॉब छोड़ी, तो क्वेश्चन हो जाता है। मतलब अगर इसमें रियलिटी मतलब कुछ है कि ओनर को पता है कि हमने इस वजह से इसको हटाया है तो ठीक है, अगर उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनको हटाया है तो हम केस कर सकते हैं इस चीज़ का। अच्छा, चलो, ये भी एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए जो लोग इंडिया से वर्क करने वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पे। अच्छी बात है। जैसे मान लो ये तो हो गया कि ओनर अपने मतलब किस तरीके से हटाते हैं उनको। अब जैसे मान लो आप हो, अगर आपको वहाँ पे जॉब छोड़नी है तो क्या आप लोगों के वीज़ा उन लोगों के पास जमा होते हैं या किस तरीके से, क्या प्रोसेस होता है मतलब जॉब छोड़ने का? सर, वीज़ा जमा नहीं होते, ये कंडीशन दुबई में होती है जो पासपोर्ट जमा रखते हैं वो लोग। हाँ, मैंने ऐसा सुना हुआ है। हाँ, जो इंडियन रेस्टोरेंट होते हैं मोस्टली वो लोग वहाँ पर उसका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, हाँ, होटल में जाओगे तो एचआर के पास मिलेंगे। अच्छा। और किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो ओनर के पास या मैनेजर। मतलब ऐसा नहीं है वो लोग जब्त करते हैं, मतलब वो रख लेते हैं, सेफ्टी भी कह सकते हो आप, क्योंकि एक रूम में वहाँ पे बंदे ज्यादा रहते हैं। हाँ, कोई वीजा गायब ना कर दे किसी का। अच्छा, मतलब चोरी ना हो जाए, तो इस वजह से वो एक एज ए लॉकर में उनको रखवा देते हैं, सेव करवा देते। बाकी एम्प्लॉय के ऊपर होते हैं, उनके साथ बिहेव गलत करता है तो फंसने के चांस होते हैं। अगर बिहेव आपका बिहेवियर ठीक है तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। तो कोई भी ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? मेरे साथ तो एक्चुअली नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी अभी भी प्रेजेंट में मेरे ओनर हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। आज भी कोई भी बात होती है, अगर इंडिया में आने के बाद उस जगह पर भी मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही दुबई में थे तो दुबई में भी मेरे लिए हर तरह, तो अपने ऊपर होता है आप किस तरीके से वर्क करते हो। मतलब ये है अगर इंसान अच्छा है तो सारी चीजें कंप्लीट कर सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई कि मतलब वीजा की मतलब हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम जॉब कैसे छोड़ें। मतलब अगर जैसे वहां पे आपको जॉब छोड़नी है अभी, तो आप कितने दिन का टाइम देते हैं या कैसे जॉब छोड़ते हैं जिससे आप घर पे टाइम से आ जाएं, या आपके घर में कोई इमरजेंसी है तो फिर ओनर का क्या बिहेव होता है आपके साथ? देखिए सर, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग किस टाइप से आपको रखा हुआ है और किस बिहेवियर पे आपको देते हैं। अभी मेरी बात करेंगे तो मैं अभी मात्र 10 दिन पहले ही 10 डे पहले ही बोला उनको, और मुझे उन्होंने खुद से करवा के भेज दिया। तो वो अच्छा। तो हर बंदा ऐसा नहीं होता कि उनको, अगर वहाँ पे इतनी इशू नहीं है कि आप जॉब छोड़ने की, आपको
मात्र 1 मंथ पहले आप रिजाइन लेटर दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपके हमारा जो है कंडीशन है वो वीजे के ऊपर है। मेरा वीज़ा क्या है, अगर उनका टारगेट है, जैसे मेरा 3 इयर्स का वीज़ा है, अगर मैं उसको कंप्लीट करके आता हूँ तो वो हैप्पी मुझे जाने देंगे, ऐसी कोई बात। लेकिन बीच में सडनली कोई मेरे घर पे ही कोई ऐसा हो जाता है ऐसा, तो उसके लिए मुझे छुट्टी मिल सकती है। अच्छा, मिल सकती है, ऐसा नहीं है। तो कितने दिन की छुट्टी दे देते हैं मैक्सिमम रेस्टोरेंट वाले या होटल ओनर्स जो भी है? 1 मंथ मैक्सिमम होती है, और जैसे आपको ज़्यादा चाहिए तो 40 डे या 2 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। तो उस टाइम तक वीज़ा आपके पास ही रहता होगा? हाँ, वीज़ा एक्चुअली हमारे पास ही रहता है सब कुछ। अच्छा। वहाँ पर कनाडा में ये प्रॉब्लम नहीं है, कनेडियन लोग कभी नहीं, अच्छा। वो हमारे पास ही रहता है वीज़ा, पासपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि वकील से वो सारे काम होते हैं वहाँ पर। मतलब सारी चीजें अब इजीली हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। पहले होता था ये, मतलब अगर आपके संबंध, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आपके संबंध ओनर से अच्छे हैं, आप वर्किंग अच्छी कर रहे हैं, तो किसी भी कंट्री में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है वहां पे अपनी वर्किंग को लेके, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जैसे कि आप अभी वर्किंग वहां पे कर रहे हैं, तो आपको मतलब क्या लगता है कि आप वहां पे शिफ्ट होना चाहते हैं परमानेंट, मतलब अदर कंट्री में, या फिर आप कभी इंडिया वापस आना चाहते हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं? ये क्वेश्चन आपने सर सही किया। एक्चुअली वहाँ पर भी लोग बेसिक लोग यही पूछते हैं, आपकी पीआर कब हो रही है। अच्छा, आपका पीआर मतलब क्या होता है सर? पीआर वहाँ परमानेंट रेजिडेंस। ओके। तो ये लोग ये हो जाता है। जैसे वीजा बार बार हमें रिन्यूअल कराना पड़ता है, अगर पीआर होने के बाद क्या है कि कोई वो नहीं, हम इंडिया में भी रह सकते हैं और वहाँ पर भी रह सकते हैं। अच्छा, जब वहाँ का रेजिडेंस मिल जाता है, वीजा एक और होता है उसके बाद में, फिर नहीं आ सकते, नागरिकता जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अगर एक बार आपका वहाँ परमानेंट रेजिडेंस अगर बन जाता है, जैसे कि अपने यहाँ आधार कार्ड बनता है, तो वहाँ पे कुछ और होता होगा, है ना, वो अगर आपको मिल जाता है तो आप वापस इंडिया नहीं आ सकते हैं, मतलब एज ए आपकी जब अभी पीआर पे आप आ सकते हैं। अच्छा, जैसे पीआर हो गए आप, इंडिया में भी आपकी प्रॉपर्टी होगी और वहाँ भी आप रह सकते हैं, 6 महीने आ रहा हो, साल भर वहाँ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली अगर आपको पीआर मिल गया तो वीजा लेने का काम खत्म हो गया, आप कभी भी आ जा सकते हैं। जो परमानेंट रेजिडेंस है, जैसे नागरिकता कहते हैं, जो वहीं के बॉन्ड बोले जाते हैं, फिर उसके बाद में आपके यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ का रेजिडेंस आपका सब खत्म हो जाएगा। जब फिर आप वहीं के रहते हैं, फिर यहाँ के लिए मुझे वीजा लेना पड़ेगा, इंडिया के लिए वीजा लेना पड़ेगा आपको उस कंट्री से। अच्छा, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, और मैं चाहूँगा तो पीआर तक तो ठीक है, कभी अपनी इंडिया को तो नहीं भूल सकते, क्योंकि इंडिया से हम बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, और मुझे आना ही वापस इंडिया है, क्योंकि वहाँ रहने का मैंने अभी तक सोचा नहीं। तो जैसे जब आप आएंगे जॉब छोड़ के वहाँ से, तो आपने क्या सोचा है कि हम इंडिया में क्या करेंगे, मतलब क्या आपने कुछ प्लान बनाया है? अभी ऐसा कुछ तो नहीं सोचा। अच्छा, लेकिन अगर ये सब सोचेंगे तो जरूर आके मैं आपसे ही मिलूंगा, जैसी बात है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आगरा में से बाहर नहीं जाना चाहते, आप आगरा से इतना प्यार करते हैं। नहीं, आगरा बहुत अच्छा है हमारे लिए और बहुत अच्छा रहा भी है, आप लोग हमेशा साथ रहे हैं, सब लोगों ने बहुत साथ दिया, हमारी टीम बहुत अच्छे से वर्क किया है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी एक मुलाकात हुई भूपेंद्र शेफ से। दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगा भूपेंद्र शेफ से मिलकर, और मतलब काफ़ी बातें हुई, काफ़ी बातें अभी रह भी गई हैं, और जब भी ये शेफ दोबारा कनाडा से वापस आएंगे, अभी इनके पास भी समय थोड़ा सा कम था, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम बाद मतलब वहाँ से आए हुए हैं, तो इनको भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इन्होंने भी अपना इतना कीमती समय हमें दिया, तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ठीक है, हम मिलते हैं दोबारा आपसे जब भी टाइम मिलेगा दोबारा। थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग इस पॉडकास्ट को जरूर देखें, इसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हम अदर कंट्रीज में जा सकते हैं और किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चीज़ों को अच्छे से समझें। और अब हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ।